Hello, everyone, and welcome to ITLS Academy Empower the Youth. Today's lecture is based on bottle design and manufacture and related packaging. So, in the previous lecture, we have talked about the objective of packaging, the benefits and advantages of packaging, how the carbonated beverages are packed, and what are the packaging material that are used by the beverage industry for packaging any carbonated soft drinks. So, see, there are different types of material that are used in packaging of these soft drinks. Some of the materials of the packaging are glass, some are PET bottles, some are packed in can. So there are various type of packaging materials. According to the demands, the packaging material are used. Now let's discuss each one in detail. The first come the glass making, means the packaging of carbonated beverages in glass bottles. So let's see the history of glass making. The origin of glass in its natural form of obsidian, that is, rock of volcanic origin, can be tracked back to the use by men to form arrowheads and knives. Thousands year before, he found a way to make it for himself for use as a container or bottle. It is believed that glass was first produced in ancient Egypt to make glass beds and hollow vessel around 1500 to 1350 BC. Glass bottles were first used for wine and water from around to start of the AD 1600s. However, after Joseph Priestley discovered a practical method of making artificial mineral water in 1772, early soft drinks pioneers like Jacob Shakespeare initially used the earthenware bottles. William Painter invented the crown cork in 1892, and during the early years of 20th century, bottles of cylindrical, champagne, and egg-shaped were produced in increasing number with the special lips required for the crown. So if I talk about the origin, if I talk about the history of glass making, तो जो पहली origin हुआ था ग्लास का वो एक नेचुरल फॉर्म में हुआ था जिसे हम कहते हैं ऑफ ओबिसीडियन, मीन्स क्या है, एक रॉक है ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन. तो अर्ली क्या था, इन अर्ली डेज तो जो मेन थे तो दे यूज दीज टाइप ऑफ ग्लास फॉर देयर हिमसेल्फ यूज़. वो अपने खुद के लिए ही यूज़ करते थे, यूज़ एज अ कंटेनर और बॉटल. बट लेटर ऑन इट इज़ बिलीव दैट जो इजिप्ट है इन्हीं ने फर्स्ट टाइम ग्लास को प्रोड्यूस किया था. किस ईयर में? इन 1500 टू 1350 BC. फिर एक साइंटिस्ट आए, बट बिफोर कमिंग टू द साइंटिस्ट लेट मी टेल यू कि जो हमारे ग्लास बॉटल्स थे वो पहले कार्बोनेटेड बेवरेजेस के लिए नहीं यूज़ हो रहे थे. वो कहाँ यूज़ हो रहे थे? वो दे आर यूज्ड इन वाइन इंडस्ट्रीज एंड वाटर इंडस्ट्रीज. और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1600 AD में. देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टली. तो जोसेफ प्रिस्टली जो थे उन्हीं ने क्या करा था, उन्हीं ने एक डिस्कवर करा था एक आर्टिफिशियल मिनरल वाटर की डिस्कवरी, जो कि इन ईयर 1772 में उन्हीं ने डिस्कवर करा था ये आर्टिफिशियल. और वहीं से जो आपकी ग्लास की बॉटल की डिमांड थी वो स्टार्ट होने लगी थी. देन एक विलियम पेंटर थे, वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हीं ने कॉर्क का जो वुडन कॉर्क होती है या आप कह सकते हो जो क्रोन होता है उसको उन्हीं ने इनकॉर्पोरेट किया और उसको इन्वेंट किया
किस ईयर में? इन 1892। देन कम्स कि ये जो ग्लास की बॉटल्स थे इसको एक सिलिंड्रिकल बॉटल्स के शेप में भी 20th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया। शैम्पेन के भी फॉर्म में इसको किया गया। एक्स शेप की बॉटल्स भी इन्वेंट हुई। तो ये बेसिकली हमारी हिस्ट्री थी। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हु इन्वेंटेड द फर्स्ट ग्लास बॉटल। ग्लास बॉटल किसने और किस कंट्री में हुई थी? तो इजिप्शियन जो थे, इजिप्ट के लोग, उन्हीं ने 1500 BC टू 1350 में ग्लास की बॉटल्स को इजिप्ट किया। और जो ग्लास की बॉटल थी, जब उन्हीं ने फर्स्ट टाइम इसको इन्वेंट किया, या आप कह सकते हो प्रोड्यूस करा, तो वो एक ग्लास, हॉलो ग्लास कंटेनर के फॉर्म में किया। और वो हम उसमें कोई भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं रखते थे। वो क्या रखते थे उसमें? ऑइंटमेंट थे या ऑयल्स थे। वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करते थे। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि ग्लास बॉटल को एग्जिस्टेंस, मतलब ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस में या मीन्स दीज कार्बोनेटेड इंडस्ट्रीज़ में कौन लेकर आया? तो वो थे जोसेफ प्रिस्टली। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने इन्वेंट किया था आर्टिफिशियल मिनरल वाटर, और वहीं से ये स्टार्ट हो गया। बट स्टिल वन क्वेश्चन जनरली अराइजेस कि हु वॉज द फादर ऑफ ग्लास? तो श्री ईश्वर दास वर्षिनी वॉज द फादर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री इन इंडिया। मैं वर्ल्ड की बात नहीं करूँ, बट अगर इंडियन की बात करूँ तो हु वॉज द फादर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री इन इंडिया? तो श्री ईश्वर दास इज द फादर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री इन इंडिया। देन कम्स, this is Joseph Priestley, the invention of carbonated water, or you can say the invention of mineral water. Now comes bottle design and head space consideration. When first developing a glass bottle design for carbonated soft drink, there are a number of things to be considered. To assess, there are some basic guidelines to follow. Bottle must be of circular cross section. They are all required to contain pressure, be it for high or low carbonation product. If the product requires in pack pasteurization, higher pressure will be generated and restrict the carbonation level achievable for the product. The headspace need to be set within defined limits, ideally the minimum given for all the potential products for which the bottle design could be used. The product final carbonation level and bottling process condition. सो जो बॉटल की डिज़ाइन है और इसकी जो हेड स्पेस कंसिडरेशन है, तो उसमें बेसिक गाइडलाइंस, जब भी हम कार्बोनेशन बेवरेज की बात करते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेज की बात करते हैं, तो हमें कुछ कुछ चीज़ें या कुछ गाइडलाइंस अपने माइंड में रखनी होती हैं। तो वो क्या क्या बातें होती हैं? द फर्स्ट इज़, जो हमारी बॉटल है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होनी चाहिए। और जितनी भी बॉटल्स हैं दे रिक्वायर टू कंटेन प्रेशर, तो उसमें कुछ प्रेशर लगता है। ठीक, अगर हम बात करें लो कार्बोनेशन प्रोडक्ट की, तो उस केस में उसमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारा प्रोडक्ट है उसमें हमने इफ़ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स इन पैक पैस्चराइजेशन, अगर वो एक पैक पैस्चराइजेशन रिक्वायर करता है, तो उस केस में भी जो प्रेशर होना चाहिए वो हायर होना चाहिए, जितना मतलब हायर प्रेशर जनरेट करना चाहिए, और जो कार्बोनेशन लेवल है वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए फॉर द प्रोडक्ट। जो हेड स्पेस है उसको, उसकी जो लिमिट्स हैं वो डिफाइन होनी चाहिए। आइडियली द मिनिमम, अब अगर मैं बात करूं हेड स्पेस की, तो जनरली एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी अराइज हो सकता है कि हेड स्पेस क्या होता है। अगर हम किसी भी ग्लास बॉटल की बात करें, तो उस ग्लास बॉटल में जो उसका हेड स्पेस होता है वो क्या होता है? तो हेड स्पेस इज़ नथिंग बट
it is the space that is present in the upper part of the bottle. तो जो भी हमारी बॉटल होती है तो उसमें हेड स्पेस क्या है, जो ऊपर का जो पार्ट होता है बॉटल का उसको हम कहते हैं हेड स्पेस. अब वाई देयर इज़ मतलब वाई मतलब कि देयर इज़ अ नीड टू मेजर हेड स्पेस. हेड स्पेस को हमको क्यों मेजर करना है, क्यों बॉटलिंग में थोड़ी सी स्पेस को रखना है. वाई मतलब कि हमें, क्योंकि अगर इन केस अगर हम स्पेस रखेंगे तो कंटेनर जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाएगा. क्योंकि हमें सबको पता है कि जो हमारी कार्बोनेटेड बेवरेज होती है, ठीक है, कार्बोनेटेड बेवरेज क्या है, एक लिक्विड ही फॉर्म में तो है. तो वाटर क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है जब वो फ्रीज होता है, तो जो प्रेशर होता है वो बिल्ड हो जाता है. अगर स्पेस नहीं होगी तो क्या होगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा. इसलिए थोड़ी सी हम उसमें जगह छोड़ देते हैं कि मतलब कि अगर कोई है वो प्रेशर जनरेट हो बॉटल में तो एक्सप्लोजन ना हो. दैट इज़ द रीज़न हम उसमें हेड स्पेस छोड़ देते हैं. ठीक, तो दिस इज़ द this is about the head space. Then comes जो product है final carbonation level and bottling process condition. Then comes the internal pressure resistance, as the bottle needs to have sufficient strength to withstand the pressure that result thermal shock if product require pressurization. तो second हमारा क्या है कि जो internal pressure resistance है, ठीक है, वो भी हमारा एक सफिशिएंट अमाउंट का होना चाहिए. अगर कोई थर्मल शॉक हो जाए, कब होता है, जब प्रोडक्ट को प्रेशराइजेशन हम लोग देते हैं. देन फाइनल बॉटल एंड पैक पैलेटलाइजेशन बाय द बॉटल फॉर द शिपमेंट टू द कस्टमर. सो देयर आर मॉडर्न ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन या वेयर हाउस सिस्टम भी हम लोगों ने कार्बोनेटेड इंडस्ट्री ने ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम भी है फॉर द पैकेजिंग ऑफ द ग्लास बॉटल्स. देन दिस कम्स द पार्ट ऑफ द ग्लास बॉटल. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो अगर जो नीचे है वो क्या है, उसको हम बेस कहते हैं. देन जो लेबल पैनल है वो साइड में जहाँ पर आप लेबल लगाते हो, वेदर द बॉटल इज़ एनी सॉफ्ट ड्रिंक और कार्बोनेटेड बेवरेज और एनी कार्बोनेटेड, आप उस पर ब्रांड नेम डाल देते हैं. देन अगर आप देखें तो द अपर पार्ट इज़ नोन एज माउथ. फिर आता है आपका ये फिनिश जो बॉटल का आपको देख रहे हैं. देन इट कम्स द नेक. फिर आता है आपका मोल्ड स्टीम. तो दिस कम्स द शोल्डर. तो दीज आर द टिपिकल नेम्स ऑफ द ग्लास बॉटल. ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो हाउ द ग्लास बॉटल इज़ मैन्युफैक्चर एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ manufacturing of any glass bottle take place. So if I talk about the manufacturing of glass bottle, so there are various processes. The first process is melting process, second is melting, then comes the soaking or clarification, then comes the cooling stage, then comes feeders, then blowing, then comes hot and coating, then annealing, then comes cold and coating. After cold and coating, then comes inspection, packaging, and the last is conclusion. So let's talk each one in detail. So जो ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चर्ड होती हैं तो उनको they are manufactured by basically two process, that is melting sand and blowing. मेल्टिंग सैंड एंड ब्लोइंग ऑफ द मोल्टेन विस्कस मटेरियल. तो जो भी हमारा मोल्टेन विस्कस मटेरियल होता है उसकी मेल्टिंग करते हैं या ब्लोइंग करते हैं और उसको एक रिक्वायर्ड शेप दे देते हैं यूजिंग अ मोल्ड एंड देन दे आर फर्दर कूल्ड. द फर्स्ट कम्स द मेल्टिंग प्रोसेस. देन अब हम देखते हैं मेल्टिंग प्रोसेस क्या है. फॉर एवरी बैच ऑफ अ रॉ मटेरियल फेड इनटू द फर्नेस विल बी हीटेड एंड मेल्टेड and continuously sent to the next process. The peak temperature of the glass melting furnace can be vary based on the composition.
It ranges from 1400 degrees centigrade to 1600 degrees Celsius. There are three things process happen inside the furnace. They are as follows: melting, clarification, soaking and cooling. So इफ़ आई टॉक अबाउट द मेल्टिंग प्रोसेस, तो हम जितने जो हर एक बैच के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम फर्नेस में डालते हैं. उसको फर्नेस में जैसे कि फेड करते हैं या डालते हैं, उस फर्नेस में हीट होती है. तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल, वो आपका हीट हो जाता है. जैसे ही वो वहाँ पर हीट होता है तो द रॉ मटेरियल स्टार्ट्स टू मेल्ट, और वो मेल्ट होने लगता है और ये कंटिन्यूस होता रहता है. और उसके बाद उसको हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं. फिर क्या होता है, जो हमारा जो ग्लास मेल्टिंग फर्नेस है जहाँ पर रॉ मटेरियल इज़ मेल्टिंग, वो उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेल्सियस. आप खुद सोचो कितना हाई टेम्परेचर पे द ग्लास मेल्टिंग फर्नेस वर्क्स. Basically there are three process happen. The first is melting, then clarification, soaking or cooling. Then let's talk about melting in detail. The first stage is melting. During this stage, the raw materials are heated and melted to get viscous mass. The process starts with water evaporation and proceeds to organic matter burn off and silica transformation, and then composition begin to melt. The glass bottle melting furnace is made of silica based refractories to avoid any contamination of the raw material, to maintain the excellent serving curve and to get better fuel efficiency. The air and fuel ratio will be adequately monitored. The automation of the fuel in the burner helps to get higher fuel efficiency. These controllers are cost effectiveness of the process. Because of the high significant distributor of the glass manufacturing cost in the fuel used in the process, around 40% of the total cost of the glass is contributed by fuel used. The modern furnace does a job efficiently to get best fuel efficiency. The controller are done automatically and any failure in the machine, the alarm will go off. So how this melting take place? तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है. जो रॉ मटेरियल है उसको हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं एट अ वेरी हाई डिग्री टेम्परेचर. फिर ये जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है तब रॉ मटेरियल वो स्टार्ट टू मेल्ट. जो ग्लास बॉटल मेल्टिंग फर्नेस होता है उसको हम सिलिका बेस्ड रिफाइनरीज से बनाते हैं. वाई सिलिका इज़ यूज्ड? क्योंकि जो सिलिका टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंटामिनेशन टू द रॉ मटेरियल, कि हम अपने रॉ मटेरियल में कोई टाइप का कंटामिनेशन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट शुड बी क्लीन. तो उस केस में हम सिलिका को यूज़ करते हैं. दैट इज़ द रीज़न सिलिका इज़ यूज्ड. उसके बाद अगर कोई भी जब कोई भी कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिकली दे आर रनिंग एट एनी फेलियर ऑफ द मशीन. जब भी कोई भी मशीन में कुछ फेलियर आ गया या कोई भी चीज़ ख़राब हो गई तो उस केस में मशीन क्या करती है, एक अलार्म देती है. देन कम्स द सोकिंग और क्लैरिफिकेशन. द पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन मे नॉट बी मेल्टेड बिकॉज ऑफ द रैपिड हीटिंग. सो to make sure everything is melted, the composition is maintained at peak temperature for 3 to 8 hours based on composition. Moreover, the air bubbles formed in this stage are allowed to pass through the melted gas. Trapped air will create a defect in the product. So during the soaking time, it is essential to remove air bubble present inside the molten gas. सो व्हाट इज़ सोकिंग और क्लैरिफिकेशन? तो जो आपका कॉम्पोजिशन है द पार्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन जो हमें मेल्ट नहीं करना है, बाय बिकॉज ऑफ द रैपिड हीट. सो मेक श्योर कि सारी चीज़ें हमारी मेल्टेड हो और जो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 3 to 8 hours का होना चाहिए. देन कम्स द कूलिंग स्टेज.
The molten glass is cooled to the lower temperature to make the viscous condition. Because if the glass is fluid like condition, it is difficult to blow into the required shape. Once it is cooled, it will become viscous and then they are sent to feeders. तो अब कूलिंग स्टेज में क्या है, सिंस द नेम इज़ कूलिंग, तो यहाँ पर जो आपका ग्लास है या आपका जो मोल्टन ग्लास है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कूल करते हैं एट अ वेरी लो टेम्परेचर. क्यों कूल करते हैं? जस्ट टू मेक द विस्कस कंडीशन. हमें विस्कस कंडीशन बनानी होती है, इसलिए हम मोल्टन ग्लास को कूल कर देते हैं. अगर हम कूल नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम कूलिंग स्टेज नहीं होती तो क्या प्रॉब्लम आती? जो ग्लास है इज़ द फ्लूइड लाइक, मतलब कि जो उस वक्त ग्लास होगा वो फ्लूइड कंडीशन लाइक कंडीशन में होगा. तो जब वो फ्लूइड लाइक कंडीशन में होगा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट होता है कि टू ब्लो दैट पर्टिकुलर ग्लास इनटू अ मोल्ट रिक्वायर्ड शेप. तो इसलिए उसको हम लोग फर्स्ट कूल करते हैं कि वो विस्कस हो जाए और फिर उसको हम लोग फीडर्स पे सेंड कर देते हैं, फीडर स्टेज पे. देन कम्स द फीडर स्टेज. The next stage of the glass bottle manufacturing is to feed the glass blowers. The feeder to this process feeders have opening at the bottom of the furnace end. तो जैसे हम बात हुई कि जो ग्लास है जब उसको हम लोगों ने विस्कस स्टेज में लेकर के आए, विस्कस फॉर्म में लेकर आए कि वो ईजिली मोल्ड हो जाए, तो उसको हम लोग फीडर प्रोसेस में डालते हैं. और फीडर हैव अ ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस एंड. देन कम्स द ब्लोइंग. The forming machine will transfer the grapes into container. The air is blown through forming machine when the grapes are placed inside the mold. Now the hot air is blown into the grapes to form a shape of the mold. Hot air is used to avoid sudden cooling or sudden thermal shock of the glass. देन फीडर से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा ब्लोइंग. तो जो एयर होती है उसको हम लोग ब्लो करते हैं थ्रू अ फॉर्मिंग मशीन, और उसको ब्लो करने के बाद वी शुड मेक श्योर कि एयर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कंटेमिनेशन. सो जो हमारी हॉट एयर होती है उसको हम लोग ब्लो करते हैं ऑन टू द ग्रैप्स. क्यों करते हैं? कि वो एक शेप के फॉर्म में आ जाए. और एयर जो हॉट एयर होता है यूज टू अवॉइड कि कोई भी सडन कूलिंग या कोई थर्मल शॉक ना आ जाए ग्लास में, तो इसलिए वी आर अवॉइडिंग दिस थिंग. दैट इज़ द रीज़न हॉट एयर इज़ यूज्ड. Then comes hot end coating. The thin layer of this tin is applied to this process. The coating is used to give better strength for the glass bottle. The application of the tin coating to the body of the glass bottle is made at around 350 degrees centigrade. So अब जो hot end coating में क्या है, कोटिंग क्यों करते हैं, यहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई कोटिंग इज़ डन. सो कोटिंग इज़ डन टू गिव बेटर स्ट्रेंथ. बेटर स्ट्रेंथ हम देते हैं अपनी ग्लास बॉटल को. और जो कोटिंग है वो किस टेम्परेचर पे करते हैं? एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड. देन कम्स एनेलिंग. व्हेन द ग्लास कंटेनर इज फॉर्म, the outside surface cools more rapidly than the interior, causing stress in the glass. Then comes the annealing. और annealing में जो glass container होता है वो form हो चुका होता है, और जो बाहर का surface होता है वो rapidly मतलब जल्दी जल्दी cool होता है as compared to the interior side. Then comes the cold end coating. The thin layer of polymer is applied to the glass container. तो जो हमारे ग्लास कंटेनर्स होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं? एक थिन लेयर का पॉलीमर इज़ अप्लाइड. जो टेम्परेचर होता है पॉलीमर कोटिंग का, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. दिस लेयर इज़ गिवन टू ग्लास कंटेनर to provide the scratch resistance to the outer surface of the bottle. Then comes the inspection. जब सब हो जाता है प्रोसेस तो लास्ट comes the inspection.
तो इंस्पेक्शन में क्या होता है कि ऑल द ग्लास कंटेनर आर चेक्ड फॉर एनी फॉरेन कंटामिनेशन इन द ग्लास एंड एयर बबल इन द ग्लास. द इंस्पेक्शन इज डन एट अ मल्टीपल लेवल. Both automatic and manual checking is done to ensure the product safety is perfect for the customer. So the last is inspection. Inspection में क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि जो ग्लास बॉटल है इसमें कोई फॉरेन कंटामिनेशन तो नहीं आ गया बॉटल में, सॉरी ग्लास में कोई एयर बबल तो नहीं है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास. जब भी ग्लास बॉटल मैन्युफैक्चर हो रहा था तो कोई उसमें ग्लास में कोई एयर बबल तो नहीं आ गया. और ये जो इंस्पेक्शन होता है उसको हम लोग मल्टीपल लेवल पे चेक करते हैं. वाई? जस्ट टू अवॉइड एनी फॉरेन कंटामिनेशन. देन ये जो चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होता है, ये दोनों वे से कर सकते हैं. बोथ ऑटोमेटिक फॉर्म में भी और मैनुअल वे में भी चेकिंग होती है. वाई दिस इंस्पेक्शन इज डन? कि जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो वो परफेक्ट हो, वो सेफ हो फॉर द कस्टमर. देन आफ्टर इंस्पेक्शन देन कम्स द पैकिंग. अब इंस्पेक्शन के बाद क्या बचता है? पैकिंग. ऑल all the glass bottle are packed based on the customer requirement. तो हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जितनी भी बॉटल्स हैं वो पैक्ड होती हैं. यूजुअली जो ग्लास बॉटल हैं इनको हम लोग कार्डबोर्ड में wrapped करते हैं, which has a multiple segment separated by corrugated sheets. Why cardboard is used? Just to avoid any type of crack, just to avoid any type of जब भी वो ट्रांसपोर्ट हो रही हैं तो कोई ब्लेमिश ना हो जाए, कुछ उसमें क्रैक ना पड़ जाए. Why? Because वो ग्लास है. Obviously it is very fragile. It has a tendency to get cracked. इसलिए packing is done by automation to avoid any damage during preparation. So this is about how the glass bottle are manufactured. किस टेम्परेचर पे हम मेल्टिंग करते हैं, what is the annealing temperature, हम फेडर का क्यों यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ manufacturing of glass bottle. Then comes the last part of the topic, that is conclusion. Now we have seen the entire production of glass bottle manufacturing process. The process is nearly the same in all the factories. Only difference is based on the automation or manual involvement in the production, but overall glass manufacturing principle is same. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि इंडिया में ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग अलग वे में हो रही है, अब्रॉड में अलग तरीके से ग्लास इज मैन्युफैक्चरिंग. नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग की बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज़ सेम. मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल क्या है? वो सेम है. बट द ओनली डिफरेंस इज कहीं पर ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होता है ग्लास का और कहीं पर मैनुअल इन्वॉल्वमेंट होता है. या जो बस यही ऑटोमेशन हो या मैनुअल इन्वॉल्वमेंट हो इन द प्रोडक्शन, बस इन्हीं पे डिफरेंस होता है. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि चाइना है या इजिप्ट में अलग वे में ग्लास बॉटल इज़ मैन्युफैक्चर्ड, इंडिया में अलग. नो, द प्रिंसिपल इज़ एंटायरली सेम for the glass bottle manufacturing process. So this is all about of today's lecture. I hope you have understood. There are some basic questions, जैसे कि इस बॉटल को आपको लेवल करने को they can give you, they can ask you मतलब कि they can ask you which part is this, which part is this. तो this figure is very important in point of view for the point of view of for your exams. Then comes, they can also ask you about what is headspace and why headspace is required. They can also ask you about the history of glass making. They can also ask you कि in which country the existence of glass bottle take place and who is the Indian father of glass. So you can all have the answer. So thank you everyone. I hope you have understood the lecture.
So please don't forget to subscribe ITLS Academy. You can also visit our website, that is www.itlsacademy.com. You can also reach us on our helpline number, that is 7080833450. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you.